हेलो गाइस, आज हम इंडियन इकोनॉमी के एक टॉपिक के ऊपर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए। आज का टॉपिक है हमारा भारत में कृषि जोत की प्रमुख चुनौतियाँ। कौन सी है चुनौतियाँ? पहली चुनौती है जोतों का उपविभाजन और दूसरी चुनौती है जोतों का अपखंडन। हम समझने का प्रयास करेंगे कि जोतों का उपविभाजन से क्या आशय है, जोतों के अपखंडन से क्या आशय है। जोतों का उपविभाजन का अर्थ है कि जब बड़े कृषि जोत है छोटे कृषि जोत में परिवर्तित होते हैं। परिवर्तित किस कारण होते हैं? जो बड़े कृषि जोत है वो छोटे कृषि जोत में कैसे होते हैं? जैसे एक परिवार है, उस परिवार में किसान हैं, उसके 5 पुत्र हैं, उनके पास में 10 बीघा ज़मीन है। अब जब ज़मीन का हस्तांतरण बच्चों में बराबर रेशियो में होता है तो उसके 5 टुकड़े हो जाते हैं। बड़ा जोत जो 10 बीघा था अब वो 5 जोतों में परिवर्तित हो गया, प्रत्येक जोत 2 बीघे का रह गया। इस प्रकार जब जोतों का परिवर्तन होता है, बच्चे जब अलग हो जाते हैं, पिता उनके बंटवारे के रूप में हर बच्चे को समान रूप से ज़मीन है दे दी जाती है, तो कृषि का जो जोत का जो आकार होता है वो कम हो जाता है, छोटा हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जोतों का अपखंडन से हमारा आशय ये है कि वो जो ज़मीन है एक स्थान पर न होकर के अलग अलग स्थानों पर होती है। जैसे राजस्थान में 10 बीघा है और पंजाब में 5 बीघा है और फिर महाराष्ट्र में 2 बीघा है। इस तरीके से ज़मीन बिखरी हुई होती है, उसको हम अपखंडन कहते हैं। अब ये जोतों का उपविभाजन और अपखंडन क्यों होता है, इसके क्या कारण है, मोटे तौर पर समझने का प्रयास करेंगे। इनके 4 प्रमुख कारण हैं जिसके कारणों से ये जोतों का उपविभाजन और जोतों का अपखंडन होता। पहला कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण ही ये बड़े जो कृषि जोत है वो हर पीढ़ी दर पीढ़ी है उसके जो आकार है उसमें परिवर्तन हो रहा है। कृषि जोत है वो छोटे हो रहे हैं। उत्तराधिकारी के नियम के कारण संयुक्त परिवार है वो टूट गया है। पहले क्या संयुक्त परिवार होता था तो ज़मीन का बंटवारा नहीं होता था, संयुक्त परिवार ही नहीं रहे, टूट रहे हैं, उसके कारण भी ज़मीन का बंटवारा हो रहा है। और किसानों की ऋणग्रस्तता, कर्जा जब चढ़ जाता है तो अपनी ज़मीन है उसके कुछ हिस्से है वो बेच देता है तो उसका भी जोत का उपविभाजन हो जाता है। इस तरीके से ये बढ़ती हुई जनसंख्या, उत्तराधिकार का नियम और संयुक्त परिवार और किसानों की ऋणग्रस्तता है, इसके कारण भारत में जो कृषि जोत है उसका उपविभाजन होता है। अपखंडन में भी इसका असर पड़ता है। अब अपन एक छोटे से नए बिंदु पर आएंगे और वो बिंदु हमारा है रोजगार। भारत के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। रोजगार के परिप्रेक्ष्य में रोजगार से संबंधित 2 क्षेत्र है। 2 क्षेत्रों में हम इसको बांट सकते हैं। पहला क्षेत्र हमारा है श्रम आधारित और दूसरा है पूंजी आधारित। इसका विभाजन इस प्रकार किया है। श्रम आधारित का आशय ये होता है जहां मजदूर श्रमिकों का रोल अधिक होता है। यानी श्रम आधारित क्षेत्र कौन सा होगा? वह क्षेत्र जहां अत्यधिक श्रमिक होते हैं, श्रमिक की मांग होती है या लगे हुए होते हैं, श्रमिक अधिक होते हैं लेकिन वहाँ पूंजी कम होती है। और जो श्रमिक होते हैं वो कुशल नहीं होते, कम कुशल होते हैं, उनको काम कुशलता का प्रमाण पत्र या ट्रेनिंग या प्रशिक्षण उन्होंने प्राप्त नहीं किया, कम कुशल होते हैं और बहुत ही पुरानी तकनीक का प्रयोग करके खेती का कार्य करते हैं। जब ऐसी कृषि होती है तो वो हम श्रम आधारित क्षेत्र कहते हैं, जहाँ अत्यधिक श्रमिक लगे हुए हो, कम पूंजी हो, कम कुशल श्रमिक और पुरानी तरीकों का इस्तेमाल करके कार्य होता है, कृषि होती है, तो वो श्रम आधारित रोजगार या कृषि के क्षेत्र में हो, उद्योग हो, कहीं भी लागू होता है। जहां श्रमिक है वो ज़्यादा, चाहे खेती हो, उद्योग हो, कहीं भी हो। पूंजी आधारित क्षेत्र जो भी क्षेत्र है जहां हम काम कर रहे हैं वो वहां पर अधिक पूंजी लगी हुई हो, पूंजी अधिक लगी हुई हो, चाहे खेती का काम हो, चाहे कोई उद्योग हो जहां बहुत सारी पूंजी लगाई जाती है और काम करने की जो तकनीक होती है वहां वो उच्च स्तरीय होती है और वहां जितने भी श्रमिक लगे हुए होते हैं वो श्रमिक कौशल युक्त होते हैं। बिल्कुल श्रमिकों को कौशल युक्त वहां लगे होते हैं। कौशल युक्त श्रमिकों की आवश्यकता होती है, लेकिन
वहाँ इन सारे तथ्यों को ध्यान में रख करके जब पूरी मांग होती है तो वो पूंजी आधारित क्षेत्र कहलाता है। अब दूसरे में देखते हैं सेवा क्षेत्र, पूंजी आधारित क्षेत्र। सेवा क्षेत्र है वो पूंजी आधारित क्षेत्र है। अब सेवा क्षेत्र के अंदर ही ज़्यादा श्रमिक का रोल होता है। श्रमिकों का जिस क्षेत्र में, चाहे कृषि हो, चाहे उद्योग हो, कोई भी हो, उसमें जब लगे हुए होते हैं तो सारे श्रमिकों को वो क्षेत्र है सेवा के अंतर्गत आता है। अब अपन इसकी बात करें, कुशलता की बात करें, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बिल्कुल श्रमिक होते हैं कम कुशल होते हैं। कुशल का आशय ये होता है, एक नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वे की गई थी, उसमें अनौपचारिक कुशल श्रमिक है, जिन्हें अनौपचारिक कुशल श्रमिक वो होते हैं जिन्हें सरकार द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाता है प्रशिक्षण करने के उपरांत। प्रमाण पत्र के आधार पर ऐसे श्रमिक जो पूरे भारत में है 4.7% है। जितने काम धंधे करते रोजगार में लिप्त थे श्रमिक, उसमें से मात्र 4.5% ऐसे लोग थे जो प्रशिक्षण प्राप्त कुशल श्रमिक श्रेणी में आते थे। जबकि उसकी नीति आयोग ने तुलना की तो कोरिया में 96%, जापान में 80%, अमेरिका में 55% और चीन में 30 से 35% लोग श्रमिक ऐसे थे जो कुशल श्रमिकों की श्रेणी में आते थे, और भारत में मात्र 4.7% लोग थे। आवश्यकता भारत में इस बात की है कि भारत में श्रमिकों की संख्या में कोई कमी, प्रचुर मात्रा में श्रमिक उपलब्ध है, लेकिन कुशलता की जहां बात करेंगे, कुशल श्रमिक की बात करेंगे तो कौशल युक्त श्रमिक है यहाँ बिल्कुल कम है, और भारत में कौशल युक्त श्रमिकों की बहुत अधिक आवश्यकता है। इस संदर्भ में हमारी सरकार ने क्या किया है, श्रमिकों के कौशल के विकास हेतु 2015 से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चला रही है, जिसमें प्रशिक्षण श्रमिकों को दिया जा रहा है, ट्रेंड किया जा रहा है, और सरकार ने इसका एक विभाग मंत्रालय भी गठित किया जिसका नाम है कौशल एवं उद्यमिता विकास मंत्रालय, जिसके अंतर्गत भारत में जो श्रमिक है उन श्रमिकों को प्रशिक्षण प्रदान करके सारे श्रमिकों को, अधिकतम श्रमिकों को कौशल युक्त श्रमिक बनाने की कोशिश की जा रही है। अब रोजगार की बात करें, रोजगार की तलाश, रोजगार कहाँ से मिल सकता है, इसके 3 क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। मोटे तौर पे देखें तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आती है, इसके अलावा पशुपालन, मत्स्य वो भी आता है, लेकिन अधिक जो लोग हैं वो कृषि पर होते हैं। दूसरे क्षेत्र है उसमें उद्योग आते हैं, और तीसरे में सेवा आते हैं। भारत की यदि जीडीपी में बात करें तो जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। इन तीनों क्षेत्रों में बात करें तो प्रथम द्वितीय दोनों की जीडीपी के संदर्भ में बात करें तो लगभग 54% है वो जीडीपी में योगदान है, वो तीसरे क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का है, जिससे भारत की जीडीपी में इजाफा हुआ 54%, जो आधे से भी अधिक है। अब पहले क्षेत्र में कृषि की बात करते हैं तो भारत में कृषि का सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता, हम जानते हैं भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। अधिकांशतः 80% लोग हैं वो कृषि पर आधारित है। यहाँ प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से लगभग 65% लोग रोजगार इसी में ही है। 65% लोग काम करते हैं, 85% परिवार है वो पूरे इसमें कृषि पर आधारित है। बाकी लोग हैं वो सारे % बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं। कृषि में रोजगार के संबंध में चुनौतियां, जो कृषि का क्षेत्र है उसकी चुनौतियां क्या क्या समस्या है। कृषि में एक तो % बेरोजगारी होती है, जहां लोग श्रमिकों की आवश्यकता होती है वहां परिवार पूरा लगा हुआ है, व्यस्त है, काम करता है, 5 जने लगे हुए, 3 एक्स्ट्रा होते हैं जिन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। उन तीनों को यदि उस काम से हटा दिया जाए तो काम की जो उत्पादन क्षमता उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो % बेरोजगारी के कारण ये जो कृषि में रोजगार की समस्या है वो ज़्यादा हो रही है। दूसरा, कृषि असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र का भाग है। असंगठित क्षेत्र का भाग होने के कारण भी इसमें फर्क पड़ा। क्या होता है असंगठित क्षेत्र, उसमें आगे अपन चर्चा कर रहे हैं। असंगठित क्षेत्र यानी अनौपचारिक या अनियमित क्षेत्र भी कह सकते हैं। इसमें विशेषता क्या होती है, ये क्षेत्र वे होते हैं जहां सरकार के नियम होते हैं, सरकार के कानून होते हैं, लेकिन वहां काम जो रोजगार में लिप्त लोग हैं उन कानूनों का पालन नहीं करते। काम करने वाले श्रमिक है उनका पालन नहीं करते। यहाँ श्रमिक
कितने समय काम करें, काम की अवधि है, काम करने की जो घंटे हैं अवधि है वो निश्चित नहीं होती है, तथा इन श्रमिकों का कोई वेतन भी निर्धारित नहीं होता है। और इन श्रमिकों इस क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र में लगे हुए श्रमिक है, उनकी कोई सामाजिक सुरक्षा भी प्राप्त नहीं होते हैं। यहाँ लगभग भारत के 85% श्रमिक ऐसे हैं जो असंगठित क्षेत्र में रहते हैं। तो इस क्षेत्र की विशेषता क्या है कि सरकार नियम और कानून तो बनाती है, लेकिन वहाँ काम करने वाले जो लोग होते हैं, जो मजदूर होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, उन कानूनों का, नियमों का पालन नहीं करते हैं। सरकार की ओर से ये तय नहीं होता है कि ये प्रतिदिन कितना काम करेंगे, इनको वेतन में दैनिक दिहाड़ी कितनी मिलेगी, ये तय नहीं होती है। और सामाजिक सुरक्षा है, कोई हादसा हो जाता, भविष्य की अनिश्चितता होती है, कोई सुरक्षा नहीं करते हैं। दूसरी क्षेत्र होता है संगठित, जिसको औपचारिक क्षेत्र भी कहते हैं, नियत क्षेत्र भी कहते हैं। ये क्षेत्र, संगठित क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ सरकार के नियम और कानून होते हैं, वे उनका पालन भी करते हैं। वहाँ लगे हुए सब बाध्य होते हैं, सरकार द्वारा जो निर्मित नियम और कानून हैं उसकी पालन करना जरूरी होते हैं। और यहाँ पर जो काम करते हैं श्रमिक, रोजगार में लिप्त होते हैं, उनकी अवधि, काम करने की अवधि निश्चित होती है, उसका वेतन निर्धारित होता है, निश्चित होता है, तथा श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा भी प्राप्त होती है। तो ये कृषि में प्राथमिक क्षेत्र है कृषि का, उसमें हमने असंगठित और संगठित क्षेत्र का अध्ययन किया। कल हम एक नए विषय के साथ उपस्थित हुए, तब तक आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।